तो बोलते हैं कि ये राख का टीला था पहले, उस पे आकर लोग बसे हैं और तब से इस गांव का नाम राखीगढ़ी हो गया, मतलब राख का टीला। और यहाँ के जो लोकल हैं, अभी जो रिसर्च नई आई है, जो हड़प्पन लोग हैं, उनके जो डीएनए है, यहाँ के जो डीएनए है वो मैच करते हैं। ओह, इट्स अ बिग स्टोरी। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कैसे कैसे ये कुछ आया है। तो राखीगढ़ी जो साइट है, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे आए एक आचार्य भगवान देव। 1960 में पहली बार वो यहाँ पे आए एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल लैंड है उससे ये अलग है, थोड़ा हाइट पे है, ओवल शेप में था। तो उनको समझ में आया कि माउंट है, मतलब नीचे कुछ तो दबा होगा। और उन्हें माउंट पे ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिल रहे थे, बैंगल्स मिल रहे थे, पोटरी मिल रहे थे, बीड्स भी मिल रहे थे। तो उसको उन्होंने कलेक्ट किया और जाकर दिखाया डॉक्टर सूरजभान, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम। नाइनटीन 1964 में डॉक्टर सूरजभान अपने एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ राखीगढ़ी आए। उन्होंने पूरे एरिया का एक्सप्लोरेशन किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। एक्सप्लोरेशन में उन्होंने कई सारे माउंट आइडेंटिफाई किए, और माउंट का जो फीचर है और जो सरफेस कलेक्शन है, सरफेस कलेक्शन मतलब जो ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ें जो हम कलेक्ट करते हैं उसको सरफेस कलेक्शन बोलते हैं हम लोग। जो सरफेस कलेक्शन उन्होंने किया, जैसे बैंगल्स थे, पोट्री थे, बीड्स थे, तो कुछ टेराकोटा के फिगरीन थे। उनको जो चीज़ें उन्होंने उठाया, उन्होंने ये बताया कि ये जो नेचर है, जो चीज़ें मिल रही है यूटेंसिल्स वगैरह की, वो पूरा का पूरा फीचर जो है और साइट का जो नेचर है वो हड़प्पा से मैच करता है। तो उन्होंने ये बोला ये हड़प्पन साइट है, लाइक मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा एंड धौलावीरा। इसकी रिपोर्ट उन्होंने एएसआई को की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मेन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट अभी है राखीगढ़ी। जब एएसआई को उन्होंने रिपोर्ट किया तो एएसआई ने सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस दिया कि आप पूरे एरिया का सर्वे करके हमें एरिया बताएं टोटल कि कहाँ कहाँ एरिया इस तरीके का माउंट है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1969 में एएसआई को रिपोर्ट किया। उसके बाद एएसआई ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे, लेकिन इतना लंबा टाइम लग गया कि 1998 में पहली बार एक्सकवेशन हुआ है। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने जब यहाँ का एक्सकवेशन किया तो उन्होंने टोटल 7 माउंट आइडेंटिफाई किए, 7 माउंट्स। उन 7 माउंट में माउंट नंबर 1 जो है, जहाँ पे भी हम जाएंगे, माउंट नंबर 1 को उन्होंने बोला कि एक फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट, क्योंकि वहाँ पे उनको फैक्ट्री के एविडेंसेस मिले थे, काफ़ी सारे वेस्टेज मिल रहे थे। सेकेंड माउंट जो है वो इंडस्ट्रियल माउंट है, और इंडस्ट्रियल एरिया इसलिए बोलते हैं कि जो हमें 98 में जो एक्सकवेशन हुआ था 2000 तक, वहाँ पे हमें बड़ा गेटेड सोसाइटी का एविडेंस मिला था, प्रॉपर एक गेट का एविडेंस मिला था, जो कि मेन एंट्रेंस गेट था और वो अंदर की तरफ बीच से स्ट्रीट था। और हमें स्ट्रीट लाइट के एविडेंस भी मिलते हैं। स्ट्रीट लाइट मतलब नॉट दिस इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो दीपक जलाते हुए घी लैम्प्स है ना, जो टेराकोटा से बने जो लैम्प्स होते थे उस टाइप के, उसके एविडेंस मिलते हैं। और उनका सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते होंगे शायद उनके। हम उन्हें आज के एनटीपीसी से कनेक्ट करते हैं। जब आप एनटीपीसी जाएंगे, एक बड़ा सा गेट होता है, बीच से रास्ता होगा, उनके ऑफिसर या तो मेन गेट के पास में रहते होंगे या दूसरे साइड रहते होंगे। जो वर्किंग एरिया जो होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज होते हैं, उसके आसपास में वर्कर्स रहते हैं,
ठीक यहाँ पे भी हमें जहाँ पे जो वर्किंग प्लेटफॉर्म्स मिले वहाँ पे छोटे छोटे हाउसेज मिले हैं, शायद उनके वर्कर्स वहाँ पे रहा करते होंगे। वहाँ पे हमें टॉयलेट्स के एविडेंस मिलते हैं, हमें स्ट्रीट के एविडेंस मिलते हैं जिनका कनेक्शन उनके घरों से था पूरा। वो पूरे के पूरे स्ट्रीट के साथ में हमें ड्रेनेज मिलते हैं जो ढके होते थे पूरे तरीके से। वो सारे जो स्ट्रीट हैं वो मेन गेट से लेकर वर्किंग एरिया से लेकर यहाँ तक इस तरफ आता है एक्सटेंशन, मतलब ये जो मॉड नंबर 3 है यहाँ तक। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मॉड नंबर 3 जो है शायद एक छोटा सा सेटलमेंट रहा होगा जिसमें वर्किंग क्लास के लोग रह रहे होंगे। सेम स्ट्रीट का हमें एक्सटेंशन जाता है मॉड नंबर 4 की तरफ जो हमारा सिटाडेल मॉड है। दैट मीन्स वहाँ पे शायद उनके जो ऑफिसर क्लास के लोग होंगे वो रह रहे होंगे, क्योंकि जो लोअर टाउन अपर टाउन हम लोगों ने किताब में पढ़ा है तो अपर टाउन में मेनली ऑफिसर क्लास के जो लोग हैं वही रहते हैं। आज की डेट में भी वहाँ सारे लैंडलॉर्ड्स रहते हैं। ये जो गाँव है ये अपर टाउन लोअर टाउन में बसा हुआ है, इंटेंशनली नहीं है बट वो ऐसे ही है गाँव। ये जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं ये निचला एरिया है गाँव का, ये लोअर टाउन है और इधर सारे लोअर क्लास के लोग रहते हैं। जो सिटाडेल मॉन्ड है वहाँ पे सारे लैंडलॉर्ड्स हैं गांव के, वही लोग रहते हैं अभी भी। तो वो जो सिटाडेल मॉन्ड है वो सिर्फ 100 मीटर का फासला है माउंट नंबर 2 और माउंट नंबर 4 में। जो स्ट्रीट है वो माउंट नंबर 4 तक आती है एक्सटेंशन उसका, जो ड्रेनेज है उसका भी एक्सटेंशन माउंट नंबर 4 तक आता है। दैट मीन्स उस टाइम के जो वहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होगा उनके ऑफिसर शायद वहाँ पे रहते होंगे और जो वर्कर्स हैं वो शायद यहाँ पे रहते होंगे। और माउंट नंबर 5 जो है वो माउंट नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है। अभी जहाँ पे आप रिवर्स ले रहे हो अपनी गाड़ी, ये माउंट नंबर 4 है। ओके ठीक है। ये जो आप जितने घर आप देख रहे हो इन सबको नोटिस है खाली कर, ये सारे घर खाली होने वाले हैं। इन सबको रिहेबिटेट किया जा रहा है। गांव के दूसरी तरफ कुछ ऐसे 1 रूम से टाइप के फ्लैट्स बने हैं जहाँ पे इन सबको रिहेबिटेट किया जाएगा। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है वही माउंट नंबर 5 है आगे की तरफ। माउंट नंबर 6 जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वो वहाँ पे अर्ली सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं। सर्कुलर का the first one, first settlement out of all. फर्स्ट सेटलमेंट Out of all the और वो माउंट नंबर 6 है। माउंट नंबर 7 इज बरियल माउंट, जहाँ पे ये स्केलेटन्स मिले हैं जहाँ पे बरी करते थे लोग। बरियल हमें माउंट नंबर 3 एंड माउंट नंबर 1 पे भी मिलते हैं, बट जो माउंट नंबर 3 एंड माउंट नंबर 1 पे जो बरियल हैं वो अर्ली मिडेवल और लेटर मिडेवल टाइम के हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी यहाँ पे रही है। जैसे 500 साल पुराना अगर ये गांव है तो ऑब्वियस सी बात है मिडेवल टाइम के तो यहाँ पे एविडेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मिडेवल टाइम के लोग रह रहे थे, मतलब इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे थे। आपके ठीक सामने अभी एक ब्लू जो दिख रहा है वो मज़ार है, तो यहाँ इस्लाम से लोग थे जो उनको फॉलो कर रहे थे। पार्टीशन के बाद वो लोग पाकिस्तान चले गए, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक घर है यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का। हाँ, पूरे गांव में सिर्फ दोनों कर मिलाकर सिर्फ एक ही घर है, एक ही फैमिली है जो यहाँ पे रह रही है। कुछ फैमिली जो रह रही थी वो हिसार, जिंद, हाँसी के आसपास चले गए, गांव में नहीं रहते अब। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको परेशान किया, नंबर में कम थे वो यहाँ से चले गए। जो मज़ार है वहाँ पे पूजा पाठ कंटिन्यू है, वहाँ पे लोग मत्था टेकने जाते हैं। खासकर वो लोग जाते हैं जो न्यूली जिनकी शादी होती है वो वहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं। अब मुझे लगता है कि आप देखेंगे पहला मज़ार देखेंगे जिसके अंदर घंटी है, मंदिर जैसे वो घंटी होती है उसके अंदर से घंटी की आवाज़ आती है। बोल रहे थे सब रिलीजन के लोग मतलब जाते हैं। यस यस यस, सारे लोग जाते हैं। और इवन उनके जो टाइल्स लगे हैं उन टाइल में देवी देवताओं के फोटो हैं, हिंदू देवी देवताओं। जब डेक्कन कॉलेज ने एक्सकवेशन किया 2000 के बाद, 2000 से 2011 तक यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। गवर्नमेंट ने इन 7 माउंट में से 4 माउंट को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया। माउंट नंबर 1, माउंट नंबर 2, माउंट नंबर 3 एंड माउंट नंबर 4। ये चारों माउंट जो है गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड हो गए। उसके बाद से यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई। 2011 में पहली बार डॉक्टर प्रोफेसर बसंत शिंदे जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे से हैं, ही इज़ माई गाइड एंड आई एम वर्किंग अंडर हिम ओनली। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस एरिया का एक्सप्लोरेशन किया और उन्होंने 4 नए माउंट यहाँ पे आइडेंटिफाई किए। माउंट नंबर 8 एंड 9 और जो कि एक पास का गांव है गामड़ा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, और उसको राखीगढ़ी में काउंट करते हैं क्योंकि राखीगढ़ी का ही एक्सटेंशन है। एंड माउंट नंबर 10 एंड 11 एक गाँव है लोहारी, वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, उसको भी राखीगढ़ी में काउंट करते हैं क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है। तो माउंट नंबर 10, 11 और 8, 9 ये अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, उन्होंने आइडेंटिफाई तो किया बट ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्सकवेशन चला नहीं है पहले के। सो
तो डेक्कन कॉलेज ने एक्सकवेशन किया 2011 से लेके 2016 तक का 4 सीजन में एक्सकवेशन किया उन्होंने। तो डेक्कन कॉलेज पुणे ने जब एक्सकवेशन किया तो उन्होंने जब माउंट नंबर 7 का एक्सकवेशन किया तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ का जो 7 माउंट है और 6 जो माउंट है इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। वो पूरा का पूरा बीच का जो एरिया, यस, अंदर से फाउंडेशन पूरे मिले हैं, एक हैबिटेशनल पूरा का पूरा बाउंड्री मिलता है, फोर्टिफिकेशन वॉल मिलता है जो कि माउंट नंबर 6 तक जाता है। माउंट नंबर 7 पे ये डेक्कन कॉलेज की जो मेजर फाइंडिंग है वो जो कि उन्होंने डीएनए लिया, जो वहाँ के कपल बरियल मिले हैं उनका जो उन्होंने डीएनए लिया, उन्होंने ये बताया कि ये जो डीएनए है ये किसी बाहर के लोगों से मैच नहीं करता, बल्कि जो पूरा जो इंडिजिनस जो डीएनए है उनका ही मेन डीएनए है। लोकल हरियाणा के लोगों का डीएनए लिया गया, साउथ इंडिया के कुछ लोगों का डीएनए लिया गया और उनका जब मैच कराया गया उस टाइम पीरियड से अभी में तो पूरा का पूरा वो डीएनए मैच कर रहा था। तो मेजर जो फाइंडिंग है वो ये है कि किसी तरीके का आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ। जो हम किताब में पढ़ते आए हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ था 3500 ईयर्स बैक। प्रोफेसर सिंधे सेज कि किसी तरीके का ना आर्यन माइग्रेशन हुआ था, ना किसी तरीके का इन्वेजन हुआ था। मैं आपको एक दीवार दिखाऊंगा या फिर यही जो आप दीवार देखेंगे तो इसका जो टेक्निक है, जो बॉन्डिंग का जो इंटरलॉक करते हैं ईंट को ब्रिक को, तो ये जो टेक्निक है उसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड आर्किटेक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, इंग्लिश बॉन्ड, और सिविल इंजीनियर से इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज यूरोपियन सेज की ये जो टेक्निक है इंटरलॉक करने का, ये हमने ईजाद किया और हमने इंडिया को सिखाया है। ठीक है, तो यूरोपियंस हमारे पास कब आए? 500 साल पहले। कॉम्बो ऑफर दे दिया तो 1000 साल पहले, है ना। ये जो हमारी सिविलाइजेशन है ये 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो अगर हमारे इस 8000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में 5000 साल पुरानी दीवार एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, जिसका कि टेक्निक सेम है, चाहे वो मड ब्रिक हो या फायर ब्रिक हो, दोनों का टेक्निक सेम है, दोनों का इंटरलॉक करने का तरीका अगर सेम है, तो ये कहाँ 5000 साल पुरानी दीवार और आप कहाँ 500 साल पहले हमारे यहाँ हैं। तो हाउ कैन यू से कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने बनाई है और हमने इंडिया को सिखाया है। तो ये बिल्कुल ये मिथ है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना कि आप एक दीवार से ईंट लेकर जाओ, C14 करा लो, उसकी एज जा रही है 5000 साल पुरानी, आप हमारे यहाँ 500 साल पहले आए हैं, 1000 साल पहले आए हैं, देन यू कैनॉट से कि ये हमने सिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 5000 साल पुरानी दीवार एग्जिस्ट कर रही है, हमने अभी लाके नहीं रखा वहाँ पे, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे। तो ये एक मिथ है, बड़ा मिथ है, जो कि अभी प्रोफेसर सिंधे का जो नया रिसर्च आया है उसके बाद से प्रूव हुआ है। जो यहाँ का जो डीएनए लिया गया, काफ़ी जगह साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग जगह से डीएनए सैंपल लिए गए, फरमाना से लिए गए, कुनाल से लिए गए, हरियाणा में कई जगह से लिया गया। तो उस टाइम का जो डीएनए है, डीएनए जो स्केलेटन हमारा होता है, स्केलेटन के इस वाले एरिया से डीएनए लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से डीएनए लेकर आज के लोगों से जो डीएनए मैच कराया गया, तो R1 A1 बोलते हैं हम लोग उसको, वो पूरा का पूरा मैच करता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम का डीएनए इस टाइम के डीएनए से मैच कर रहा है, मतलब कंटिन्यूटी है ना। तो बीच का जो पीरियड है जिसको आप बोलते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ, पूरा का पूरा एक नया कल्चर इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पे, तो वो कहाँ गया? द्रविडियंस को पुश किया उधर की तरफ। तो फिर यहाँ का जो डीएनए है और जो द्रविडियंस का डीएनए है वो मैच नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहिए था, वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है। इवन वो जो रिपोर्ट है जो कि सेल में छपी है वो ये कहती है कि पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो डीएनए है वो सेम है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का पूरा, आप इधर इंडिया अपने कन्याकुमारी और बंगाल तक जहाँ जाना आप चले जाइए, सबका डीएनए सेम है। इसीलिए बोलते हैं कि किसी तरीके का ना माइग्रेशन हुआ है, ना किसी तरीके का इन्वेजन हुआ है यहाँ पे। इवन जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो ईरान इराक का जो एरिया है, मेसोपोटामिया के आसपास का एरिया, वहाँ से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा हमने पुराने जो हमें रिपोर्ट्स मिले हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, स्पेशली एंग्लो रिपोर्ट्स। यस। तो अभी के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो रिसर्च आ रहे हैं 98 के बाद में, और डॉक्टर सिंधे के जो नए रिसर्च आए हैं उसमें नेचर्स में कई सारे छपे हैं आर्टिकल्स उनके, वो रिसर्च ये कहता है कि एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो इस वाले रीजन से शुरू हुआ है, पूरे इंडिजिनिया के पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है यहाँ से ही डेवलपमेंट हुआ है एग्रीकल्चर का। सी मानव सभ्यता की हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो ठीक है, हम अफ्रीका की बात करते हैं, बट जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो हमारे वाले एरिया से हुआ है।
उस टाइम का हड़प्पन का मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। आज भी हरियाणा का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर ही है। टेक्निकली ये लोग बहुत एडवांस है, इनके टूल्स वगैरह आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में हरियाणा पंजाब का जो रीजन है वो बहुत एडवांस है एग्रीकल्चर करने में। उस टाइम जो हड़प्पन पीपल थे वो भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस थे, उनके टूल्स थे वो काफ़ी एडवांस मिले हमें जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो उस टाइम का एग्रीकल्चर और आज का जो एग्रीकल्चर इस वाले रीजन का वो काफ़ी मिलता जुलता है। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास जैसे जो एविडेंस मिलते हैं गेहूँ के, बार्ली के, वीट और बार्ली के जो एविडेंस मिलते हैं वो इधर से उधर की तरफ गए हैं, ना कि उधर की इधर की तरफ आए हैं। तो ऑक्यूपेशन का जो डेवलपमेंट है वो मेसोपोटामिया के आसपास से नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ से है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है ये और ये इंडोजेनिक की डेवलपमेंट है। डीएनए का हमने आपको बताया, डीएनए वहाँ से यहाँ से मैच करता है। बात सिर्फ डीएनए पे आके नहीं रुकती है, इससे आगे बढ़ के हम लोगों ने थोड़ा क्या किया कि हमने फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन किया। जो हमें स्केलेटन मिले हैं उसका फिर फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन किया। तो फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद 85 to 90% तक वहाँ उनका जो फेस है यहाँ के लोगों से मैच कर रहा था। जो हमें हाइट मिला है, जो मेजरमेंट हमने लिया है स्केलेटन का, वो जो एवरेज है वो 5 से 6 फीट है। 5.5 फीट, 6 फीट, 5 फीट ऐसे मिले हैं हमें सारे स्केलेटन। मोर देन 60 स्केलेटन यहाँ से हम लोगों ने निकाले हैं। तो अभी भी देखिए जो एवरेज यहाँ का जो हाइट है हरियाणा के लोगों का जो साइज़ है वो 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट ऐसे मिलते हैं। कुछ 6.5 तक भी मिलते हैं यहाँ पे लोग। तो हमें साइज़ में भी मतलब मिलता जुलता उस टाइम का मिल रहा है। 5000 साल पुराने स्केलेटन जो है 4500 साल पुराने स्केलेटन है, और आज के लोगों का जो हाइट है वो ऑलमोस्ट सेम है। फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है उनका, डीएनए पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो हम किसी तरीके से कोई एविडेंस हमें मिलता नहीं कि किस तरीके का इन्वेजन हुआ होगा। नीचे का अर्ली अगर सेटलमेंट हम देखें तो मान लो कि उसका कलर वाइट है, मच्योर में आया तो उसका कलर मान लो कि फिर से वाइट है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी हुई है। तो बीच का अगर किसी तरीके का इन्वेजन हुआ, अगर किसी तरीके का यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है तो वो कलर चेंज होना चाहिए था, है ना। वो पीला हो जाना चाहिए था, लेल ब्लू, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कलर से, कि वो हो जाना चाहिए था। जो हमें यूटेंसिल्स इनके मिलते हैं, जो बर्तन मिल रहे हैं टेराकोटा के, हमें जो बाकी जो आर्किटेक्चर है इनके घर वगैरह बनाने के, उसमें हमें चेंजेस मिलने चाहिए थे। वो चेंजेस हमें नहीं मिलते हैं। और वहाँ पे अगर अब हुआ है ऐसा, उसके बाद अगर वो ख़त्म होकर दूसरा एक पीरियड आया है तो फिर उसके बाद भी चेंजेस आने चाहिए थे, हमें वो भी नहीं मिलते हैं। तो हमें अर्ली हड़प्पा से लेके टिल टुडे तक के सारे एविडेंस एक जैसे मिलते हैं, सारे के सारे हमें बर्तन एक जैसे मिल रहे हैं, हमें बाकी उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो एक जैसे मिल रहे हैं, टेराकोटा जो बैंगल्स मिलते हैं एक जैसे मिल रहे हैं, बीज से एक जैसे मिल रहे हैं। तो हम किसी तरीके के चेंजेस बीच में एक पाते नहीं हैं। तो हम कह ही नहीं सकते कि हाँ किसी तरीके का इन्वेजन हुआ है या किसी तरीके का यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। होता क्या है कि जब इतनी बड़ी सिटी थी हड़प्पा, जब इतना डेवलप एक सिविलाइजेशन था, जब इनका एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेड भी था, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मिक्स होना तो लाजमी है। जो आपका रेस है वो मिक्स होगा। तो अगर 1, 2, 4, 10 मिक्स हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा इन्वेजन ही हो गया। मैं बिहार से हूँ, मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी शादी आने वाले दिन में हरियाणा में ही हो जाए, तो मेरा एक जनरेशन यहाँ पे बनेगा, मेरे बच्चे होंगे, उनकी शादी यहाँ पे होगी। ये डजंट मीन कि बिहार ने यहाँ पे आके इन्वेजन कर लिया, पूरा का पूरा यहाँ पे रेस खत्म हो गया, एक नया जीन यहाँ पे आ गया। वो नहीं हो सकता। मिक्स होते हैं अभी, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो होते ही होते हैं। लव मैरिजेस कितने हो रहे हैं यहाँ पे, बंगाल का बिहार से हो रहा है, बिहार का महाराष्ट्र से हो रहा है, इंडिया का कनाडा से हो रहा है, कनाडा से हो रहा है ना। तो वो तो मिक्स हो रहा है। अब कनाडा में आप ये नहीं कहोगे कि इंडियंस ने जाके इन्वेजन किया है, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, है ना। आप इंग्लैंड में जाएं, वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है बंगाली। बंगाली ने बीट किया पंजाबी को। पहले पंजाबी बोली जाती थी, बाद में बंगाली। अभी बंगाली बोली जाती है ज़्यादा, दूसरी पंजाबी, उसके बाद इंग्लिश है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियंस ने जाके वहाँ पे इन्वेजन कर दिया है। ब्रीड तो मिक्स होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात। इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लोग बहू लेकर आ रहे हैं हरियाणा में, इट डजंट मीन कि ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे इन्वेजन कर दिया है। तो ये तो होता है जब ट्रेड हो रहा है, जब इतने मेट्रोपॉलिटन सिटी है। क्या सर्वे हो रहा है जी? खुदाई चल रही है, जाओ देखो आप लोग, मिक्सअप का एविडेंस मिलता है। इट डजंट मीन कि किसी तरीके का इन्वेजन हुआ है, वो हम लोग मानते हैं। हमारी रिसर्च ये कहती है कि हाँ हमें मिक्स तो मिलते हैं ब्रीड। 90 सी बात है, जब ट्रेड था तो वो तो मिक्स होगा ही होगा। जैसे मुगल्स आए, मुगल्स के आने के बाद आप देखेंगे तो काफ़ी मिक्स हुआ है। जो ब्रीड देखे, पूरा कश्मीर का कुछ एरिया देखें, दिल्ली एनसीआर के कुछ लोग देखें, कुछ ऐसे
इस्लाम में मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जिनका सरनेम में देखेंगे आप चौधरी लगा हुआ है, तो वो उनके आने के बाद हुआ, जब उनके ब्रीड मिक्स होने हुए तब उनके फीचर्स देखिए उनके साथ मैच करता है। तो ब्रीड मिक्स होने के बाद उनका सरनेम बदलना शुरू हुआ, तो फीचर्स भी बदलने शुरू हुए हैं। बट किसी तरीके के आर्यन ऐसा कुछ नहीं, हम इस वर्ड को ही नहीं मानते कि कोई आर्यन ऐसा थे, हम लोग इस वर्ड को ही नहीं मानते। जो हैं लोग ओरिजिनली यहीं के लोग हैं। सी जगह जगह पे मौसम अलग अलग है, उस हिसाब से लोगों के फीचर्स अलग अलग हैं, लोगों के खान पान अलग अलग हैं। साउथ के लोग का खान पान अलग है, उनको मौसम अलग तरीके का मिल रहा है, तो उनके फीचर्स भी वैसे ही होंगे। हरियाणा के लोगों का खान पान अलग है, कश्मीर के लोगों का खान पान अलग है, मौसम अलग है, तो फीचर्स तो अलग अलग होंगे ही। तो उसको आपने ये जो बांट दिया कि आर्यन इन्वेजन हुआ, आर्यन द्रविड़ ये करके, सी जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए तो उनका पहला डिसीजन यही था कि पहले इनको कल्चरली डिवाइड करो। बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ। इतना बड़ा कल्चर एक साथ एक जगह पे कैसे रह सकता है। कैसे रह सकता है और हम इतनी बड़ी जगह पे हम शासन कैसे करेंगे, इन पे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो अगर इन पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इनको अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमें कल्चरली ही डिवाइड किया, बाद में उन्होंने हमें रिलीजन और रीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से बांटा है। पहले उन्होंने हमारे कल्चर के हिसाब से ये किया, तभी उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो इधर के जो लोग हैं, गोरे लोग जो हैं और जो हाइट में लंबे चौड़े लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये ओरिजिनली यहाँ के लोग नहीं हैं। साउथ इंडियन लोगों को बोलना शुरू किया कि आप द्रविड़ हो, वो आ रहे हैं, आप ओरिजिनली लोग आप ही लोग हो, ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं जी, है ना, क्योंकि इनके फीचर्स अलग थे, ये दिखने में अलग दिख रहे थे, खान पान अलग था इनका। तो और वो आज तक है, साउथ इंडियन लोगों में वो आज तक बैठा हुआ है। आप उनके साथ हिंदी में बात करो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप इंग्लिश में बात करो उनको अच्छा लगेगा, जबकि ना इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है ना हिंदी उनकी लैंग्वेज है ना, उनकी अपनी लैंग्वेज जो भी है, तमिल तेलुगु अलग अलग रीजन में, मलयालम जो भी कन्नड़ा वगैरह बोलते हो, उनको इंग्लिश पसंद होता है, हिंदी पसंद नहीं होता। तो उनके दिमाग में पॉलिटिकली ये भर दिया गया, एक माइंडसेट, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि ये ओरिजिनली यहाँ के लोग नहीं है, ओरिजिनली आप यहाँ के लोग हो। और ये जो आर्यन इन्वेजन है वो तो हम किताब में पढ़ते आ ही रहे हैं। खैर समय बीत चुका है, अब हिस्ट्री को रिकरेक्ट करने की ज़रूरत है, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करेंगे टाइम टू टाइम। और NCERT का सिलेबस बहुत जल्दी चेंज होने वाला है।